हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एंजाइम स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम एंजाइम्स को क्यों पढ़ना चाहते हैं या क्यों पढ़ेंगे। जब हम ये लेक्चर सुन लेंगे तब हम क्या क्या कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू डिफाइन एंजाइम्स, रिलेटेड टर्म्स हम जान जाएंगे। व्हाट इज़ एक्टिव साइट, एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, या एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे एंजाइम्स कार्य करते हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, और इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस प्रकार से है। एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस, एंजाइम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, डायग्नोसिस एंड थेरापेटिक्स। अब इसकी बहुत सारे महत्वपूर्ण रोल है। कई बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है उसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो एंजाइम द्वारा कैटेलाइज होती है या उत्प्रेरित होती है। लेवल ऑफ एंजाइम इन ब्लड आर डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस। जो भी लेवल्स है एंजाइम के वो एक डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस के लिए होते हैं। यदि कोई एंजाइम पर्टिकुलर एंजाइम हमारा कम ज़्यादा हो रहा है तो उससे इट इज़ अ गुड इंडिकेटर इन डिसीज़ सच एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजाइम कैन बी यूज थेरापिटिकली सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल्सो। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी और सब जगह पैथोलॉजी में एंजाइम्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एंजाइम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं या कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम को एक प्रोटीन है जो जैविक प्रणाली या रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करता है, परंतु प्राप्त उत्पादों की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नॉट अल्टर्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, वो खुद भी कभी अल्टर नहीं होता है या रिएक्शन के दौरान यूज़ नहीं होता या कंज्यूम नहीं होता। दे कैटेलाइज नियरली ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। रीयूजेबल भी है। अब एंजाइम की संरचना या एंजाइम के एक्टिव साइट्स कौन कौन से हैं। एंजाइम में एक्टिव साइट्स होते हैं। एंजाइम मॉलिक्यूल्स दे कंटेन स्पेशल पॉकेट या एक क्लेफ्ट, यहाँ जैसा आप देख रहे हैं पॉकेट या क्लेफ्ट है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से क्लेफ्ट बना हुआ है यहाँ पर। और इनको सबस्ट्रेट, सबसे पहला है सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट का खांचा बना हुआ है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और लास्टली प्रोडक्ट्स लिविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एक्टिव साइट अलग हो जाती है। अब एंजाइम की क्रियाविधि क्या है और कौन कौन से मॉडल्स द्वारा एंजाइम का एक्शन, कैसे एंजाइम, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, इट इज़ एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, दैट इज़ लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल इट एक्सप्लेन्स एंजाइम स्पेसिफिसिटी। जैसे पर्टिकुलर लॉक को खोलने के लिए या ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर चाबी की ही ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से एंजाइम का और सबस्ट्रेट का या लॉक एंड की मॉडल के द्वारा समझाया गया है कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही वो एंजाइम कार्य करता है। जब एंजाइम विकृत हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं तो लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिव साइट जो होती है उसका शेप रिजिड होता है, कोई बदलाव नहीं हो सकता उसमें। सबस्ट्रेट्स विद द मैचिंग शेप कैन फिट। जो भी क्रियाधार है या सबस्ट्रेट है हम जिसे कहेंगे वो मैचिंग शेप का ही होता है, जो ही फिट हो सकता है। और सबस्ट्रेट इज़ अ की दैट फिट्स इन द लॉक ऑफ द एक्टिव साइट। यानी एक्टिव साइट को तो एक ताला माना गया है और सबस्ट्रेट जो है वो उसकी चाबी है जिससे कि वो लॉक खुल सकता है या वो उस पर्टिकुलर लॉक के ऊपर कार्य कर सकता है। अब एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम टर्मिनोलॉजी आप एंजाइमोलॉजी में या जो उत्प्रेरक है या वीकर है इनमें एपो एंजाइम और होलो एंजाइम ये टर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एपो एंजाइम क्या होता है। द एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट इज टर्म्ड एज एपो एंजाइम एंड इट इज़ इनएक्टिव।
एपो एंजाइम में प्रोटीन पोर्शन इनएक्टिव होता है। देन होलो एंजाइम इज एन एक्टिव एंजाइम विथ इट्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। होलो एंजाइम में क्या है, इट इज़ होल एंजाइम। कोएंजाइम और कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब और कौन कौन सी टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपको मैंने बताया कोफैक्टर, होलो एंजाइम और एपो एंजाइम आपने देखा। उसके बाद है कोफैक्टर। कोफैक्टर इज़ ए नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड दैट इज़ बाउंड आइदर टाइटली और लूजली टू एन एंजाइम एंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैटालिसिस। कैटालिसिस होने के लिए या जो भी प्रक्रिया होनी है उसके लिए कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन कोफैक्टर क्या है, ध्यान रखें, कोफैक्टर इज़ ए नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड। It is either tightly or loosely bound to an enzyme and is required for catalysis. अब कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोनों का उदाहरण यहाँ मैं आपको बता दूँ। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोएंजाइम जो है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है और लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या है, डिफरेंट वाइटामिन्स है और कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम वाइटामिन से। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है आपको। कोएंजाइम इट इज़ लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इट इज़ टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। और जो कोएंजाइम है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। इसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ या इसके गुणधर्म क्या है, स्पेसिफिसिटी कैसे क्या होती है, कैसे स्पेसिफिक होते हैं। They are action specific. They have varying degrees of specificity for different substrates. They may recognize and catalyze a single substrate, a group of similar substrates, or a particular type of bond. Now this is types of enzyme specificity. जैसे कि टाइप कौन सी है, एब्सोल्यूट है या ग्रुप है या लिंकेज है। रिएक्शन टाइप कौन सा है, टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर ए सिंगल सबस्ट्रेट है, एक ही सबस्ट्रेट सपोज ले रहा है काम में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरिएज कैटालाइजेस ओनली द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। यदि यूरिया का हाइड्रोलिसिस होना है तो यूरिएज एंजाइम ही कार्य करेगा। तो ये क्या है, टाइप तो है एब्सोल्यूट है, रिएक्शन टाइप इट इज़ फॉर ए सिंगल सबस्ट्रेट है, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया बाय यूरिएज एंजाइम। अब इस तरह से ग्रुप के लिए हम देखें, सेकेंड जो पॉइंट है ग्रुप के लिए, दे कैटालाइज वन टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर सिमिलर सबस्ट्रेट्स। एक समान सबस्ट्रेट्स पर कार्य करने वाला एंजाइम, दैट इज हेक्सोकाइनेज एड्स ए फॉस्फेट ग्रुप टू हेक्सोजेस। इसी प्रकार से लिंकेज कैटालाइज वन टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। सपोज काइमोट्राइप्सिन कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिविटी एंजाइम्स से रिलेटेड जो टर्म है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कहा जा सकता है। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑल केमिकल रिएक्शंस दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट देम स्टार्टेड। सबसे पहले रिएक्शन को प्रारंभ करने के लिए, क्रियाविधि के लिए उसे कुछ न कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती ही है। इट इज़ फर्स्ट पुश टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये जो फर्स्ट पुश रिक्वायर्ड फॉर टू स्टार्ट द रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले भी आपको बताया है। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस होती है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देन लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल द्वारा आपको बताया गया है। इस ग्राफ के द्वारा आप समझ सकते हैं कि विदाउट एंजाइम एंड विथ एंजाइम, एंजाइम्स लोअर रिएक्शंस एक्टिवेशन एनर्जी। दो तरह के ग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं
कि विदाउट एंजाइम जैसे लैक्टोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यहाँ पर नेट एनर्जी रिलीज फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ लैक्टोज और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। दोनों का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विथ एंजाइम पहली कंडीशन में जो ग्राफ बना हुआ है उसमें आपको विदाउट एंजाइम पोजीशन बताई है। दूसरी डायग्राम में आप देख पा रहे हैं विथ एंजाइम लैक्टोज इट इज़ कन्वर्टेड और ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम एंड नेट एनर्जी रिलीज्ड, तो दोनों में ग्राफ में आप स्पष्ट रूप से डिफरेंस देख सकते हैं कि कहाँ पर फास्ट रिएक्शन हो रहा है। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन और कोर्स ऑफ द रिएक्शन। विदाउट एंजाइम reactants converting into products. Here energy of activation EA without enzyme, and here delta G is unaffected by enzyme, and here energy of activation with enzyme is lower. दोनों ग्राफ्स में आपको स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई दे रहा है। अब एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनता है वो इस डायग्राम द्वारा स्पष्ट हो रहा है। The active site has a rigid shape. I have already told you. Only substrates with the matching shape can fit, and the substrate is a key that fits in the lock of the active site. This is an older model, however, and does not work for all the enzymes. कुछ enzymes के लिए दूसरा मॉडल दिया गया था, induced fit model. Sorry, active site plus substrate forming enzyme substrate complex. Here you can see the induced fit model. इसमें active site is flexible, not rigid. Unlike the lock and key model, the shapes of the enzyme, active site and substrate adjust the maximize the fit, which improves catalysis. There is a greater range of substrate specificity. This model is more consistent with a wider range of enzymes. कई सारे enzymes के लिए applicable है। Enzyme and substrate combine to form complex. Then enzyme product complex is formed ES. ट्रांजिशन स्टेट आती है बीच में और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। द एंजाइम एंड प्रोडक्ट सेपरेट। This product is made what affects enzyme activity? कुछ फैक्टर्स है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। These are 3 factors. एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती है, कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स हो सकते हैं और एंजाइम इनहिबिटर्स हो सकते हैं। अब एनवायरमेंटल कंडीशंस का क्या रोल है? एक्सट्रीम टेम्परेचर आर द मोस्ट डेंजरस। हाई टेम्परेचर्स में डिनेचर द एंजाइम, उसकी एक्टिविटी नष्ट हो जाती है। पीएच मोस्ट लाइकली 6 to 8 pH नियर न्यूट्रल। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो इस प्रकार से कई सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के कार्य करने की प्रणाली पर कुछ प्रभाव डालते हैं। शेष भाग जो है एंजाइम्स के बारे में, इनके एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। यू कैन सब्सक्राइब CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.